नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। आपको मालूम है कि इसके पहले मैं आपसे साइको डायनामिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और मैंने उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अब हमें यहाँ पे समझना है कि एक शब्द यहाँ पर लिखा है ह्यूमन, है ना। आपने इसको सुना होगा। ह्यूमन का मतलब मानव होता है, और जब मानव आप सुना है तो आपने एक शब्द को और सुना होगा जिसे हम कहते हैं मानवता, है ना। मानवता का मतलब क्या है। आप देखते हैं कि हम जब एक दूसरे के भलाई के लिए बात करते हैं, उनकी अच्छाई के लिए बात करते हैं, और यहाँ पर खासियत ये है कि जब हम दूसरों की भलाई की बात करते हैं मानवता के अंतर्गत, तो वहाँ पे हम किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होते हैं, या फिर हमारा कोई वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो मतलब कि हम फ्री होके, अनकंडीशनल होके, बिना किसी कंडीशन की सेवा करते हैं, या फिर बिना किसी कंडीशन के हम लाइफ में खुद की चीज़ों को अच्छे से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं वो क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि ह्यूमन के अंदर खुद ही एक ऐसी पोटेंशियल होती है, ऐसी क्रिएटिविटी होती है, उसकी एक पॉजिटिव हेल्थ होप होती है, जो कि उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसका लोगों के साथ में कनेक्शन होना, मतलब जुड़ाव होना, उसका पर्पज होना, और उसकी एक योग्यता होती है कि वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अपनी लाइफ में पूरी पोटेंशियल, पूरी क्षमता पर पहुंच जाना, यानी हम जो कर सकते थे हम उस फील्ड में अपने पूरी क्षमता से आगे बढ़े और वहां तक पहुंचे। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ये बात कहती हैं कि इंसान में खुद में ही एक ऐसी पावर, क्रिएटिविटी और ऐसी होप होती है, पर्पज होता है उसका, कि वो लाइफ में खुद से ही बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के अपने आप से ही लोग आगे बढ़ते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर पहुंचते हैं। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमनिज्म जो है वो मानव की खुद की पर्सनल पावर के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की बात करती है। नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे ये जो साइकोलॉजी में आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए, दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज्ड ड्यूरिंग 1950 एज अ रिएक्शन टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो साइकोलॉजी का ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है ये कब आया था, जब पहले साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म आ चुका था। अब बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जिस बात से आप सहमत होते हैं उस बात से आपके मित्र सहमत नहीं होते हैं, या फिर जिस बात से आपके मित्र या दूसरे लोग सहमत होते हैं उनसे आप सहमत नहीं होते हैं। तो था क्या कि जब साइको एनालिसिस आया जिसमें कहा गया था कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है डिपेंड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, डिपेंड करता है कि उसका जो अनकॉन्शियस है उसमें क्या है, उसकी बात करता था। एंड जो बिहेवियरिज्म था वो कहता था कि लोगों की सोसाइटी में लोगों से जो व्यवहार होते हैं, जो कंडीशनिंग हो जाती है चीज़ों के लिए, उसकी वजह से व्यवहार होते हैं। तो भाई ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म इन दोनों के अलग कॉन्सेप्ट थे, लेकिन हुआ वही कि आपके दोस्तों की तरह दोस्तों ने कुछ और कहा लेकिन आपने कुछ और कहा। तो उसी तरह से कुछ नए लोग आए जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे व्यवहार बनते हों, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोगों के सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन होते हैं, कैसे कंडीशनिंग होती है उसके बेस पे व्यवहार बनते हों। यानी कुछ लोगों ने ना तो साइको एनालिसिस को माना ना बिहेवियरिज्म को माना। तब उन्होंने कहा कि लोगों में खुद अपने आप में एक ऐसी पावर होती है, होप होती है, क्रिएटिविटी होती है, कुछ ऐसे उनके गोल होते हैं जिसके माध्यम से लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, मतलब कि पूर्णता को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। यानी उनके जो व्यवहार होते हैं उनके पूर्णता की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए व्यवहार घटित होते रहते हैं। सो
अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी डेली लाइफ की बात कर लूँ तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है या कुछ लोग हैं सोसाइटी के, उन्होंने कुछ बात कही और आपको बुरा लगा, या फिर आपने जो बात कही वो उन लोगों ने नहीं समझी, तो फिर आपको बुरा लगता है। आप कहते हैं कि यार मतलब मुझे कोई समझ नहीं चाहता है। और कई बार तो ये होता है कि हम अपने उन बिहेवियर्स को बंद कर देते हैं, उन चीज़ों को नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपके आसपास के लोग आपको मना करते रहे कि नहीं, तुमको आर्ट सब्जेक्ट नहीं लेना है क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट में अच्छे से जॉब नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कि आपसे ऐसा किसी ने कह दिया, तो फिर क्या होगा, आप भी सोचेंगे ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं तो फिर हमें नहीं करना चाहिए, और आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और भले ही हो सकता है कि वास्तव में आप में वो क्वालिटी थी कि आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया। सो पॉइंट इज़ दैट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट है, एक पर्सपेक्टिव है। अगर ये उस टाइम पे लोगों ने ना समझा होता, अगर वो भी सोचते कि नहीं भैया साइको एनालिसिस वाले ही सही हैं और हम अपनी बात नहीं कहेंगे, अगर ह्यूमनिज्म वाले जो लोग थे वो चुप हो जाते, तो क्या आज ये कॉन्सेप्ट मिलता? नहीं मिलता। सो सिंपल पॉइंट इज़ दैट कि लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको रियली में साइंटिफिक ट्रस्ट है, बिलीफ एटलीस्ट आपको लगता है कि इससे कुछ नया हो सकता है, तो आप उसे करिएगा। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कभी मत सोचना, ये बात आप लिख के रख लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कल बताया था, जो साइको एनालिसिस होता है डिपेंड करता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन पे, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, अनकॉन्शियस में क्या है, उसकी वजह से व्यवहार होते हैं। और जो बिहेवियरिज्म है वो स्टडी करता था किस बात की, कि लोगों के सोसाइटी में कैसे कंडीशनिंग हो जाती है चीज़ों के लिए, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि कोई कार्य जब रिपीट करते हैं तो उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाते हैं, लोग करने लगते हैं। या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर व्यक्ति को नहीं पता होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो व्यवहार की वजह होती है वो कई दिनों के बाद, कई दिनों तक एक लगातार निश्चित व्यवहार करते रहने से जो एक अनुबंधन उत्पन्न होता है उसकी वजह से होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है कि साइको एनालिसिस क्या था और बिहेवियरिज्म क्या था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स आए थे उन्होंने क्या माना था कि जो साइको एनालिसिस वाले जो लोग हैं और जो बिहेवियरिज्म वाले लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये पैसिमिस्टिक लोग हैं, मतलब निराशावादी लोग हैं। मतलब कि इनका कहना था कि इन लोगों में कोई होप नहीं है, इन लोगों में कोई उम्मीद नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है कि लाइफ में कैसे डेवलप करना है। सो मस्ट कीप इन माइंड कि साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के विरोध में उत्पन्न हुआ था आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। एंड इन्होंने फोकस ऑन द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ इमोशंस और फेलिंग टू टेक इनटू अकाउंट द रोल ऑफ पर्सनल चॉइस। मतलब कि इनका ये कहना था कि जो साइको एनालिसिस वाले लोग हैं, बिहेवियरिज्म वाले लोग हैं, ये लोगों की पर्सनल चॉइस को नहीं मानते हैं, यानी पर्सनल चॉइस को, लोगों के इमोशंस को समझने में फेल हुए हैं। तो आप इस तरह से इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि इसमें कौन से नाम आते हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। तो एक नाम है आपका अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। तो आज इन दोनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले बात करता हूं अब्राहम मैस्लो के बारे में। देखिए, अब्राहम जो मैस्लो थे वो एक व्यवहारवादी थे, मतलब शुरुआत में व्यवहारवादी थे 1920 के दौरान, लेकिन बाद में जब आगे बढ़ते गए, ये कुछ उसी तरह से मान लीजिए ना कि मतलब कि पहले कोई व्यक्ति एक पार्टी बनाता है, लेकिन पार्टी में ही मतलब देखता है कि यार उसके कुछ लोग हैं जो सही नहीं करते हैं, या फिर जब लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत है तो वो हटना चाहते हैं, इस पार्टी से अपना अलग बना लेते हैं। तो ऐसे ही इनिशियली स्टेज में अब्राहम मैस्लो व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अलग तरीके से चीज़ों को समझा और खुद का नया कॉन्सेप्ट दिया। तो बात यह है क्या कि अब्राहम मैस्लो असर्टेड that we are born good and move toward self actualization as our goal। मतलब अब्राहम मैस्लो ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि हम पैदा होते हैं एक बहुत अच्छी सोच को लेके, हम मतलब जन्म से ही बहुत बेहतरीन होते हैं और हम अपने जन्म से ही आगे बढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर। मतलब हमारा लक्ष्य होता है अपने पोटेंशियल के आधार पे अपने जीवन में सफल होना, और उसी की वजह से हम सभी व्यवहार करते रहते हैं, ये इनका मानना था। यहाँ पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म है, इसका मतलब है रीचिंग टुवर्ड द बेस्ट पर्सन वी कैन बी। मतलब हम
जो अच्छा कर सकते हैं उसमें सबसे अच्छा बनना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब एक जैसा सभी के लिए नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि मुझे साइकोलॉजी पसंद है तो मैं इसमें बेस्ट होना चाहता हूँ, अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है तो उसमें बेस्ट होना चाहता है, अगर किसी को सोशल सर्विस पसंद है तो अपना उस फील्ड में बेस्ट होना चाहते हैं। एंड इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कुछ नए वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, द रियलाइजिंग ऑफ वंस फुल पोटेंशियल, मतलब किसी पर्सन का अपना खुद का पूरा फुल पोटेंशियल प्राप्त करना। कैन इंक्लूड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब अपना एक बेहतरीन तरीका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, मतलब उसको एक ऐसी तलाश होती है, मतलब कि उसे एक ऐसी भूख होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल जानकारी प्राप्त करना चाहता है। परस्यूट ऑफ नॉलेज को गेन करना चाहता है। एंड डिजायर टू गिव टू द सोसाइटी में कुछ अच्छा नया देना चाहता है। तो ये लोगों के अपने अपने गोल हो सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गोल अलग अलग हो सकते हैं। बट अब आप इसको समझ गए होंगे कि अब्राहम मैस्लो ने क्या कहने का प्रयास किया था। नाउ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो अब्राहम मैस्लो ने जो ह्यूमन हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ पिरामिड, जो कि पिरामिड के रूप में है, जिसमें ये बताया जाता है कि बेसिक लेवल पे सबसे पहले किसी व्यक्ति को नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें शामिल किया गया है ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन। मतलब फिजियोलॉजी मतलब क्या है कि बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उनकी नीड सबसे पहले इंसान को होती है। जैसे खाने के लिए आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वाटर आप होता है, एंड सेक्स लाइफ होती है, लोग सोते हैं, बैलेंस होता है जैसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, एंड एक्सक्रीशन मतलब लोग एक्सक्रीट करते हैं, मतलब जो भी फूड इनटेक करते हैं उसको एक्सक्रीट भी करना होता है। सो ये आप देखिएगा कि हर एक इंसान इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे आप, मैं, हम, इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, कहीं भी, पहले लोगों को चाहिए होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना, है ना, यही तो करते हैं लोग। अब जब लोगों की ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तब लोग बढ़ना चाहते हैं सेफ्टी की ओर। सेफ्टी की ओर बढ़ना चाहते हैं, मतलब उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी किस बात की? अपने शरीर की, अपने लिए जॉब चाहिए होती है, साधनों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए होती है, हेल्थ और प्रॉपर्टी की, इन सब की सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप सोचिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अभी अपना फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाया है, क्या वो सेफ्टी के बारे में सोचेगा? नहीं। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो स्टेशन के बाहर या फुटपाथ पे कहीं सोते हैं, क्या उन्हें चिंता होती है कि वो उनके लिए मतलब घर की सुरक्षा हो या कुछ और हो? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में ही बिजी रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमें समझना है कि आज की लाइफ में भी हम इसे कितने अच्छे से समझ सकते हैं, और हम ये भी सोच सकते हैं कि अभी हम किस स्टेज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब व्यक्ति सेफ्टी को पूरा कर लेता है तब फिर व्यक्ति लव एंड बिलोंगिंगनेस में जाता है, मतलब फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, इन सब चीज़ों में पहुंचता है ना। आप देखे होंगे जब लोगों की सेफ्टी पूरी जाती है तब लोग फिर इस एरिया में आते हैं। जब लोगों का ये भी एरिया पूरा हो जाता है, यानी ये चीज़ें, ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तब लोग आते हैं सम्मान स्टीम के लिए, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाई अदर्स, यानी इन सब चीज़ों में आते हैं। और जब ये सब चीज़ों में भी लोग पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि मोरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक मतलब सबसे लास्ट स्टेज है जहाँ पे लोग अपने आप को फुली पोटेंशियल के बेस पे अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ जाइएगा। एंड इसको भी बहुत तरीके से समझा जा सकता है, बट दिस इज इन शॉर्ट, आप इसे ध्यान रखिएगा। एंड खुद को भी समझने का प्रयास कीजिए कि आप मैस्लो हायरार्की नीड्स में अभी किस स्टेज में हैं, और आप कमेंट अवश्य करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नाउ अब हम जल्दी से बात करेंगे कार्ल रोजर्स के बारे में। तो कार्ल रोजर ने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा था, इन्होंने सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कॉन्सेप्ट को दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हम खुद अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं, और हम खुद के बारे में जैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसी के हिसाब से हमारी लाइफ में डेवलपमेंट होता है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ रोजर्स सेल्फ थ्योरी इज द सेल्फ, व्यक्ति का जो सेल्फ होता है वो
व्यक्ति की व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब कि सेट ऑफ बिलीव्स एंड परसेप्शंस, यानी किसी व्यक्ति के बिलीफ क्या हैं, उसके परसेप्शन के तरीके क्या हैं, कैसे वो आसपास की चीज़ों के बारे में विश्वास रखते हैं और उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं। एंड अबाउट अवर सेल्व्स विच डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि लोगों का जो सेल्फ होता है, यानी जो लोगों का सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, वो लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने गाना गाना शुरू किया और 4 लोगों ने आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रमोट किया या फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, आपको प्रेज किया, तो आपको लगता है वाओ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, और आप अच्छे से गाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर 4 लोग बोलते हैं अरे क्या बकवास करते हो, गाना वाना नहीं आता, तुम लगे रहते हो, है ना, तो फिर हम क्या सोचते हैं, यार मतलब कोई नहीं समझना चाहता है, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं आगे मतलब गाना गाते हैं, और फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लाइफ की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपका खुद के द्वारा बनाया हुआ, ये आपके लाइफ में आपके बिहेवियर को हर हमेशा प्रभावित करता रहेगा। एंड नेक्स्ट इज दैट कि एक्सपीरियंसेस दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉज अस टू फील थ्रीटेंड एंड एनक्सियस। मतलब ऐसे अनुभव जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, या फिर ऐसे अनुभव जहाँ पर हम खुद को विरोधी अवस्था में पाते हैं, मीन टू से अ सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवर सेल्व्स इन अ पोजिशन एट दैट टाइम, हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, व्याकुल होते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेटर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम खुद को एक ऐसे कंडीशन में रख लेते हैं और हमें लगता है कि यार कोई भी मेरा मतलब सपोर्ट नहीं करता, मुझे नहीं समझता है, या फिर मैं जो करता हूँ वो सही नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों ने कहा था, तो उस वजह से वो उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो थ्रीटेंड टाइप का, एनक्सियस टाइप का होता है। और इसी के अपोजिशन में अगर सब कुछ बेटर है, प्रमोशन सही मिलता रहता है, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बेटर होता है। अगर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास के उन फैमिली के बारे में सोचिए जिनके बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं, गली मोहल्ले के लोग प्यार करते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, बुलाते हैं। तो उन बच्चों की पर्सनैलिटी को आप देख लेना, और दूसरी ओर ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी देख लेना जिनके पेरेंट्स बच्चों से सही व्यवहार नहीं करते हैं, बच्चों को घर में ही कैद रखते हैं, बाहर के लोग भी उन्हें कोई प्रमोट नहीं करते हैं, उनका आप बिहेवियर देख लेना, दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। एंड रोजर्स बिलीव दैट वी आर ऑल बोर्न विथ अ नीड फॉर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल लव। रोजर का कहना था कि हम सभी लोग पैदा होते ही एक तरह की डिमांड को रखते हैं कि भैया जो भी हमारा हमें चीज़ें मिलें वो अनकंडीशनल हो, मतलब कि कोई कंडीशन ना हो, बिना कंडीशन के लोग हमको प्यार करें और हमारी रिस्पेक्ट करें, और बिना कंडीशन के उनको लव चाहिए होता है। ये सभी लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर इस तरह से चीज़ें उनके अकॉर्डिंग सही नहीं चलेंगी तो फिर उनके बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप के होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, एनक्सियस टाइप के होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, आप मतलब लाइफ में क्या बनना चाहते हो। एंड रियल सेल्फ का मतलब होता है द पर्सन इज एक्चुअली यू आर, आप क्या हो, रियलिटी में क्या हो। देखो, एक है बनना चाहते हो, एक है मतलब अभी वर्तमान में क्या हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, है ना। जैसे कोई कहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो भाई आर्मी में जाना है जाना है जाना है कहने से आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं, आपको उसके लिए प्रेजेंट में रेस लगानी होगी, फिजिकल फिट रहना होगा। ये प्रेजेंट में आप क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब कहा गया कि कंसिस्टेंसी बिटवीन दीज टू सेल्फ्स, यानी अगर आपका जो रियल सेल्फ है और जो आपका आइडियल सेल्फ है, इसमें जितनी समानता होगी तो आप उतना ही बेहतर तरीके से लाइफ को जिएंगे, और इसके पोजीशन में अगर इसमें जितनी असमानता होगी आप लाइफ में उतना ही खुश नहीं रह पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, इफ़ देयर इज ग्रेट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आवर आइडियल एंड एक्चुअल सेल्फ वी एक्सपीरियंस अ स्टेट रूजर कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंस विच कैन लीड टू मेल एडजस्टमेंट। मतलब वही है कि अगर हमारे जब रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में सिमिलरिटी नहीं होती है तो फिर हम परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। सो ये चीज़ें आपके
सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट भाई मैं तो कहता हूँ कि इनको एग्ज़ाम के लिए रटने के बजाय खुद पर सोचना शुरू कर दो। खुद पूछ लीजिए अपने आप से आपका आइडियल सेल्फ क्या है, क्या बनना चाहते हैं और रियलिटी में क्या करते हैं, दोनों के बारे में सोच लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती हैं। आपके मोटिवेशंस भी मुझे चाहिए होते हैं, फ़र्क पड़ता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहें, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।